बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नया टॉपिक है। ये क्लास 9 के फ़िज़िक्स का टॉपिक है। क्लास 9 के फ़िज़िक्स का टॉपिक है। ये टॉपिक फ़र्स्ट ईयर को भी किसी हद तक कवर करता है। फ़र्स्ट ईयर में जो फोर्स का डिफिनेशन है उसको भी मतलब 80 से 90% कवर करता है। तो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है फ़िज़िक्स का। उसका पहला जो टॉपिक है वो फोर्स क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ, फिर आप लोग इसकी डिफिनेशन को पढ़ें। फोर्स एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा चीज़ है जो किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, या करने की कोशिश करता है। फोर्स एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एजेंट है जो एक बॉडी को मूव करता है या करने की कोशिश करता है। अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, कोई बॉडी साकिन है, कोई जिस्म साकिन है, कोई जिस्म खड़ा है, ये उसको मूव करता है या करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात बॉडी बहुत हेवी होती है, उसका मास ज़्यादा होता है, वो मूव नहीं होती है, लेकिन ये कोशिश करता है। और अगर कोई बॉडी फिर मूव हो रही है, हरकत कर रही है, तो इसको स्टॉप करने की कोशिश करता है या करने की कोशिश करता है। एक बॉडी अगर हरकत कर रही है, मूव कर रही है, तो ये फोर्स जो है उसको स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है। कोशिश करने का क्या मतलब है? बाज़ औक़ात वो बॉडी या वो जिस्म बहुत बड़ा होता है, उसका मास ज़्यादा होता है या उसका स्पीड ज़्यादा होता है, तो वो कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ये फोर्स जो है वो कोशिश करता है। तो फोर्स का क्या डेफिनेशन है? फोर्स प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट। इसका क्या मतलब है कि फोर्स जो है, अगर कोई बॉडी वो रेस्ट में है, साकिन है, उर्दू में कहते हैं साकिन, या खड़ी है, तो ये उसमें फोर्स जो है वो क्या करता है, उसको मोशन देता है, हरकत देता है या हरकत देने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, कहता है स्टॉप करता है या टेंड्स टू स्टॉप का मतलब कोशिश करता है, स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश करता है। किसको? जब कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है, हरकत कर रही है। और फोर्स जो है, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो मोशन का डायरेक्शन भी चेंज करता है। ये आप कोई बॉडी स्ट्रेट जा रही है, आप ये स्टेयरिंग लगाओ तो ये इसको डायरेक्शन उसका चेंज करता है। ये हो गया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स का इक्वेशन क्या है? फोर्स इज इक्वल टू एम है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू एम है। ये इक्वेशन जो है असल में उन्होंने न्यूटन के सेकेंड लॉ में दिया हुआ है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर उठाया क्योंकि ये फोर्स का इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू एम है। मास और एक्सेलरेशन को आप लोग जो है मल्टीप्लाई करें, आपको फोर्स मिलेगा। और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। इट्स यूनिट इज न्यूटन। ये जो है क्या है? ये इसका यूनिट न्यूटन है। और मैंने फिर इधर लिखा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप किसी चीज़ को डिफाइन करते हो, सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन करो, फिर इसका इक्वेशन लिखो, फिर इसका यूनिट बताओ, फिर ये बताओ कि ये वेक्टर है या स्केलर है। इसके बाद मैं डेफिनेशन करता हूँ 1 न्यूटन का। ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है। और फोर्स का इक्वेशन है एम इंटू ए। मास जो है केजी के बराबर है, ए जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। मास का यूनिट केजी है, ए का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके साथ मैंने 1 लगाया क्योंकि 1 हर चीज़ का कोएफिशिएंट है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ भी 1 लगाया। अभी यहाँ इस इक्वेशन से हम इसको डिफाइन करेंगे 1 न्यूटन को। फोर्स का जो है न्यूटन है, और न्यूटन के साथ आप 1 लिख सकते हो। तो 1 न्यूटन है किसके बराबर है? मास जो है वो केजी के बराबर है, ए का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अभी इसको देख के आप इसको डिफाइन करो। क्या? 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम वाली बॉडी में है। वो बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। क्या? 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी में, हाँ, वो बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो,
उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, तो ये जो फोर्स है ये 1 न्यूटन कहलाता है। 1 kg, वो बॉडी जिसका मास 1 kg हो, उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, तो इस फोर्स को कहते हैं 1 न्यूटन। 1 Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass 1 kg। यही चीज़ जो मैंने बताया। इसके बाद इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ है? ये बॉडी की वो खासियत है जो उसमें चेंज के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो आप उसको मूव करने की कोशिश करते हो, ये कहता है मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, वो मुज़ाहमत करता है। और अगर कोई बॉडी जो है मोशन में, आप इसको स्टॉप करना चाहते हो, ये बॉडी कहती नहीं 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 मैं स्टॉप नहीं होऊंगा, तो ये मुज़ाहमत करती है। इट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी दैट रेजिस्ट द चेंज इन इट। ये बॉडी की वो खासियत है जो अपने आप में चेंज के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है, मुज़ाहमत शो करता है। द बिगर द मास द मोर द रेजिस्टेंस विल इट हैव। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। आप एक ट्रक ले लो, एक बड़ा ट्रक है, आप उसको मूव कर रहे हो, उसका मास ज़्यादा है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर कोई चीज़ का मास कम है, साइकिल है, उसका मास कम है, आप उसको मूव कर रहे हो या उसको स्टॉप कर रहे हो, तो वो जो है रेजिस्टेंस कम शो करता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना मास कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल आप लोगों के बुक में भी है। ये एग्जांपल क्या है मैं देता हूँ कि अगर कोई गाड़ी में एक शख्स सवार है, बैठा हुआ है, उस सीट के साथ बैठा हुआ है, अचानक गाड़ी ब्रेक लगाती है, तो वो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ हम जाते हैं, हम आगे की तरफ हमारा सर हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? ये इनर्शिया की वजह से। क्यों? आपका नीचे वाला हिस्सा जो वो सीट के साथ जा रहा था, तो आपके नीचे वाला हिस्सा सीट के साथ रेस्ट पोजीशन में था और ये गाड़ी जा रही थी। जब गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आपका नीचे वाला हिस्सा तो वो सीट के साथ रेस्ट में था, आगे वाला हिस्से ने जाने की कोशिश की, नीचे वाले ने कहा नहीं मैं नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ, तो इसलिए आप नीचे आगे की जानिब गिर गए। इसी तरह अगर कोई गाड़ी खड़ी है, आप उसमें खड़ा हो, अचानक रवाना हो जाती है, आप पीछे की जानिब क्यों गिरते हो? इसकी वजह यह है कि आप गाड़ी खड़ी थी, आपकी पाँव जो है वो उसके साथ टच थे, तो पाँव भी स्ट्रेट रेस्ट पोजीशन में थे, गाड़ी भी रेस्ट पोजीशन में थी। तो इसके बाद जब गाड़ी रवाना होगी उसके साथ आपके पाँव भी रवाना हो गए। लेकिन बॉडी ने कहा मैं नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। बॉडी ने रेजिस्टेंस शो किया, इसलिए बॉडी रह गई, पाँव चले गए, आप पीछे की जानिब गिर गए। ये इनर्शिया का कोई एक एग्जांपल था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंटम मिलेगा। मास को उर्दू में कमियत कहते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी कहते हैं। मास वेलोसिटी को ज़रब देने से आपको मोमेंटम मिलेगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है? यूनिट मास का यूनिट केजी है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। देखो यूनिट, जब भी आप यूनिट हमेशा निकालते हो, यूनिट आप लोग इक्वेशन से निकाला करो। इक्वेशन से मास का यूनिट केजी है और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के भी दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। जब केजी और इसके दरमियान साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकंड है। और द मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैं लिख नहीं सकता था क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। ट्रक और बुलेट का। ट्रक जो है, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? उसका मास ज़्यादा होता है। ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल है, ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। इसी तरह बुलेट था, कारतूस जो है कितना छोटा है लेकिन वो कितना नुकसान करता है। क्यों नुकसान करता है? वो इसकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर मास भी ज़्यादा हो, वेलोसिटी भी ज़्यादा हो, तो फिर तो बहुत खतरनाक हिस्सा है। हाँ, रेलगाड़ी जो है मास भी उसका ज़्यादा है और उसका स्पीड भी ज़्यादा है, इसलिए वो जब किसी चीज़ के साथ टकराता है तो बहुत नुकसान करता है। इसी तरह एक बड़ा बस जो है
वो उसका मास भी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, बड़ा नुकसान करता है। जबकि कारतूस बुलेट जो है उसका मास तो बहुत छोटा है लेकिन कितना ज़्यादा नुकसान करता है, वो इसलिए कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। इस चीज़ को कहते हैं मोमेंटम। इसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला कानून हरकत। न्यूटन का एक 3 कवानीन है हरकत के, मोशन के, उसमें फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये कानून हमें बताता है, हमें कहता है, उर्दू वालों के लिए मैं उर्दू में बताता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो लिखा हुआ है। ये कानून क्या कहता है, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें। कहता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी उर्दू में अगर वो कोई बॉडी खड़ी है, साकिन है, तो वो साकिन ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी जा रही है तो वो हमेशा जा रही होगी एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कोई बैरूनी फोर्स उस पर अमल न करे। अगर कोई बॉडी खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी, कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल न करे। फर्ज करें मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मसलन आप फुटबॉल को किक मारते हो, ये फुटबॉल, ये कहता है कि ये फुटबॉल हमेशा ये जा रहा होगा। हम जब देखते हैं फुटबॉल किसी जगह जाके रुक जाता है, ये लॉ कहता है कि नहीं, उसको नहीं रुकना चाहिए, उसको हमेशा जा रहा होना चाहिए। वो क्यों रुकता है, उस पे एक्सटर्नल फोर्स अमल करता है। वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है, हवा है, ये इसको रोकता है। आप किसी फुटबॉल को आप शीशे पे रोल करो, बहुत बड़ा शीशा है, या आप उसको बर्फ पे रोल करो, किसी वक्त के बाद वो जाके रुक जाता है। कहता है, ये लॉ कहता है उसको नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो रुकता है। क्यों रुकता है, उस पे एक्सटर्नल फोर्सेस अमल करते हैं। वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है, जो वो शीशा प्रोड्यूस करता है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपके पास हवा है। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसको जमूद का कानून भी कहते हैं, इस लॉ को जमूद का कानून भी कहते हैं। इसके एग्जांपल आप लोगों के बुक में है, मैंने यहाँ पर सिर्फ उसके हेडिंग्स दिए हुए मैं समझाता हूँ, फिर आप लोग बुक से खुद पढ़े। पैसेंजर्स इन कार व्हेन कार स्टॉप्स, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। जब कोई एक मुसाफिर जो है बस में बैठा हुआ है, अचानक बस जो है ब्रेक मारता है, जब वो ब्रेक मारता है वो मुसाफिर आगे की जानिब गिरता है। वो क्यों, उसका निचला वाला सा सीट के साथ अटैच था। सीट जो है वो साकिन था, उसका निचला वाले से भी साकिन था, लेकिन गाड़ी जा रही थी, गाड़ी जा रही थी। तो जब गाड़ी ने ब्रेक मारा, जब गाड़ी ने ब्रेक मारा तो वो आगे गिरा। क्यों गिरा, उसका नीचे वाला ऐसा रेस्ट में था, और ऊपर वाला ऐसा जो जा रहा था। तो नीचे वाले से ने कहा मैं नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो वो अपने जगह पे उन्होंने रहने की कोशिश की, उसने मज़ाहमत की, वो रह गई, अगले वाला ऐसा आगे जाने गया। तो जब गाड़ी ने ब्रेक लगाया, वो तो गाड़ी जा रही थी, अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुक गई। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए वो आगे गिरा। और इसी तरह अगर कोई अचानक कार रवाना हो जाए, आप कार में खड़े हो, अचानक रवाना हो जाए, तो आप पहले खड़े थे, गाड़ी जा रही, आपकी बॉडी कह रहे मैं नहीं जाऊंगी, रेजिस्ट करती है, इसलिए वो पीछे की जानिब गिर जाती है। पाँव जो है वो गाड़ी के साथ रवाना हो जाते हैं, बॉडी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए बॉडी वो पीछे गिर जाती है। इसके बाद आप किसी गिलास के ऊपर एक गत्ता रखो, एक कार्ड रखो, उसके ऊपर एक सिक्का रखो, कॉइन रखो। जब आप उस गत्ते को खींचते हो, कॉइन जो है वो आपके पास गिलास में गिर जाता है। वो क्यों, वो भी इनर्शिया की वजह से। पहले कॉइन भी साकिन था, रेस्ट में था, गत्ता भी रेस्ट में था। तो जब गत्ते ने मूवमेंट शुरू किया, कॉइन ने कहा मैं नहीं जाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। उसने रेजिस्ट किया तो गत्ता चला गया, ये नीचे गिर गया, ये अपनी जगह पर रह गया। ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ फिर क्या कहता है, जब एक फोर्स एक बॉडी पे अमल करता है तो वो फोर्स बॉडी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी,
कहता है जब एक फोर्स बॉडी पे अमल करता है, लगाया जाता है, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सलरेशन, ये एक्सलरेशन पैदा करता है, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज पैदा करता है। और वो फोर्स जो है वो जो एक्सलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्शन में ही जनरेट होती है। इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। फर्ज करें आपके पास ये एक बुक है, मैं उसको मोमेंट देता हूँ। ये बुक पड़ा हुआ है, ये रेस्ट में था, मैंने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से फोर्स के डायरेक्शन में ही इस पे एक्सलरेशन हुआ। एक्सलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहले इसका वेलोसिटी 0 था, जब मैंने उस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज को एक्सलरेशन बोलते हैं। और ये चेंज फोर्स जी के डायरेक्शन में आया, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, किताब इस तरफ नहीं मूव हुआ है ना उस तरफ मूव हुआ है, किताब बिल्कुल फोर्स जी के डायरेक्शन में मूव हो गया। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो उसी के डायरेक्शन में ही उसमें एक्सलरेशन पैदा होता है। फिर क्या कहता है, ये एक्सलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सलरेशन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम है तो एक्सलरेशन कम होगा। मामूली फोर्स लगाओगे मामूली मोमेंट आएगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा मोमेंट आएगा। और ये जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। इन्वर्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को उर्दू में तनासुब राज कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बिलाक्स तनासुब कहते हैं। बिलाक्स तनासुब का मतलब है उल्टा किस्सा है। एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, का हमेशा मतलब होता है उल्टा। 1/, का मतलब उल्टा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहाँ पर था, यहाँ पर 1/, का मतलब मास का उल्टा किस्सा है। 1/m यानी मास का उल्टा किस्सा है। यानी मास अगर ज़्यादा है तो एक्सलरेशन कम होगा, मास अगर कम है तो एक्सलरेशन ज़्यादा होगा। आप एक किताब को मामूली फोर्स लगाते हो वो तो मूव हो जाता है। आप एक बड़े संदूक को जब आप वही एक्सलरेशन लगाते हो, वही फोर्स लगाते हो, फ़र्ज़ करिए आप किताब पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो वो मूव हो जाता है। वही 10 न्यूटन फोर्स जब आप किसी भरे हुए संदूक को लगाते हो तो इतने मूव नहीं करता है। क्यों? संदूक का बॉक्स का जो है मास ज़्यादा था इसलिए एक्सलरेशन कम हुआ। तो मास ज़्यादा होगा एक्सलरेशन कम होगा, मास कम होगा एक्सलरेशन ज़्यादा। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, मास ज़्यादा एक्सलरेशन कम या मास कम एक्सलरेशन ज़्यादा। ये होता है, इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सलरेशन क्या है। फोर्स ज़्यादा होगा एक्सलरेशन ज़्यादा होगा, और फोर्स कम होगा तो एक्सलरेशन कम होगा। यहाँ पर उल्टा किस्सा है, मास ज़्यादा होगा एक्सलरेशन कम होगा, मास कम होगा एक्सलरेशन ज़्यादा होगा। हम इन दोनों को अभी कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से हमारे पास ये बन गया। इसको आप कैसे पढ़ते हैं? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। बटे का ये बटे में अपान में ये इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। और मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, इस साइन को ख़त्म करने के लिए हमेशा इक्वल का साइन लगाया जाता है, उसके बाद कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, आप जो भी कांस्टेंट हो। तो ए अपने जगह पे इस साइन को हमने ख़त्म किया, उसकी जगह इक्वल का साइन। और यहाँ पर जब ये ख़त्म होता है हमेशा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो एक कांस्टेंट आता है। और यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है? 1 है। इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसकी जगह 1 लगाओ, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, f1 ज़ा f एकम f/m, ये बन गया। अभी अगर इससे आप फोर्स निकालना चाहते हो तो f को अकेला छोड़ दो, ये m इधर डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप f का फोर्स का डेफिनेशन निकाल सकते हो जो मैंने पहले डिफाइन किया। तो असल में ला ये है, असल में ये दोनों जो है ला है, ये a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। बाकी ये हमारे पास जो आ गया, ये फोर्स का डेफिनेशन हमारे पास आ गया। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा कानून कहता है हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कहता है ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये मिकदार में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। मिसाल आप दीवार से साथ गेंद मारते हो, जितनी स्पीड से मारते हो उतनी स्पीड से आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आपने दीवार की तरफ फेंका, दीवार ने उसको वापस आपकी तरफ फेंका, तो एक दूसरे के अपोजिट है। और इसके बाद आप किसी मेज पे किताब रखते हो, टेबल पे किताब रखते हो, देखो मैंने किताब रखा हुआ है टेबल पे। ये किताब जो है
इसका वेट जो है ये टेबल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको वेट बोलते हैं। इसके बदले में टेबल उस पे एक फोर्स लगाता है, उसको रिएक्शन बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है। वेट जो है, ये जो वेट है वो किताब को नीचे तक खींच रहा है, उसके बदले में टेबल उस पे एक फोर्स लगा रहा है, उसको रिएक्शन बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इसके बाद आपके बुक में एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको ज़बानी बताता हूँ। वॉकिंग और रनिंग, दौड़ना। जब आप दौड़ते हो या जब आप जाते हो, हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, इसके बदले में ज़मीन हमको आगे की तरफ धकेलता है। हम जब ज़मीन को पीछे की जानिब धकेलते हैं, इसको, ये हमारा एक्शन है। इसके बदले में ज़मीन हमको आगे की तरफ धकेलता है, पुश करता है, ये ज़मीन का रिएक्शन है। रॉकेट जब फायर होता है तो इसके से धुआं निकलता है पीछे की जानिब, ये एनर्जी खर्च करता है, पेट्रोल जलाता है, ये पीछे की तरफ धुआं निकालता है, ये इसका एक्शन है। उसके बदले में जो है रॉकेट आगे की तरफ जाता है, ये उसका रिएक्शन है। इसके बाद मोशन ऑफ बैलून, गुब्बारे की हरकत। गुब्बारे से जब हवा निकलती है, वो हवा ऊपर की जानिब निकलती है, उसका रिएक्शन है। उसके बदले में गुब्बारा पीछे की तरफ दौड़ती है, ये उसका रिएक्शन है। मोशन ऑफ बर्ड इन एयर, हवा में परिंदे की हरकत। हवा में जब परिंदा जाता है वो अपने परों को नीचे और नीचे की तरफ धकेलती है, उसके बदले में जो है हवा उसको ऊपर ले जाती है। और परिंदे जो अपने पर को पीछे भी मारती है, उसके बदले में हवा उसको आगे ले जाता है। जब वो नीचे पर मारती है, ये उसका एक्शन है, हवा उसको ऊपर ले जाती है, उसका रिएक्शन है। जब वो पीछे पर मारती है, ये उसका एक्शन है, हवा उसको आगे धकेलता है, उसका रिएक्शन है। ये हो गया हमारे पास न्यूटन का तीसरा कानून। ये सब कुछ आपके बुक्स में है, मैंने समझा दिया। आप लोग बुक में पढ़ो, इंशाल्लाह लोगों को समझ में आ